नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की 29 और 30 तारीख की 4 सितंबर में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इनसे मिलते जुलते जो फैक्ट हैं तो लगभग ऐसे 400 फैक्टों को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन रिपीट तो होगा नहीं, लेकिन उनसे मिलते जुलते फैक्ट जरूर पूछे जाएंगे। तो जो मैं फैक्ट आपको बताऊंगा वो फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन फैक्टों को आप पढ़ते चलिएगा और मेरे साथ में ही याद करते चलिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक, इसको जो है शॉर्ट में एचडीआई कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे देश रहा है। और देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट बन सकते हैं हम सभी को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एचडीआई है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। एचडीआई की गणना जो है ये 3 संकेतों के अंतर्गत की जाती है। वो 3 संकेतक कौन से हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहला होता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है शिक्षा सूचकांक, तीसरा होता है आय सूचकांक। ठीक है, ये तीनों पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा सूचकांक है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, और यदि हम बात करें इस इंडेक्स की तो प्रथम स्थान पर तो नॉर्वे देश रहा है, और जो आयरलैंड और स्विट्जरलैंड हैं ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं, और जो नाइजर देश है ये सबसे निचले पायदान पर यानी कि 189वें स्थान पर रहा है। और अपना देश भारत जो है ये 131वें स्थान पर रहा है। अपना देश भारत जो है 131वें स्थान पर रहा है। तो यहाँ से एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो एचडीआई की अवधारणा का विकास है ये किसने किया था? तो एचडीआई की अवधारणा का विकास जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जीके में सीधा पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, यानी कि अध्यक्ष। और यहाँ से आपको याद रखना है जो फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है? तो जो संयुक्त बैठक होती है उसको राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी कारण से यदि लोकसभा का अध्यक्ष उस मीटिंग में, उस संयुक्त बैठक में उपस्थित नहीं है, उसको उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तब उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति केवल अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक जो है बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जादूगोड़ा खदान किसकी खदान है? तो देखिए दोस्तों, जो जादूगोड़ा की खदान है ये यूरेनियम की खदान है। ठीक है, और जो जादूगोड़ा की खदान है ये यूरेनियम की खदान है जो कि झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, और ये खदान एक्चुअल में चर्चाओं में रहती है क्योंकि यहाँ से जो जहरीले पदार्थ हैं वो लीक होते रहते हैं। ठीक है, और यूरेनियम से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आशा की धातु यानी कि मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसीलिए ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और बहुत ही शानदार तरीके से मैं समझाता रहूं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जब तक ये वीडियो पॉपुलर नहीं होगा तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, मेहनत करने का मन नहीं करता। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा, आपके लिए ऐसा ही मज़ेदार कंटेंट लाता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? देखिए दोस्तों, कांग्रेस का केवल एक ही ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो था बेलग्राम अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये 39वां अधिवेशन था। ठीक है, और ये बेलग्राम कहाँ पर स्थित है? तो बेलग्राम जो है ये कर्नाटक का एक शहर है। ठीक है, बेलग्राम कर्नाटक का एक शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला पूछा गया था कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में हुआ था?
तो कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। देखिए दोस्तों, जो कावेरी है यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। इन्हीं दो राज्यों के बीच में जल के बंटवारे को लेकर ये विवाद चलता रहता है। और देखिए दोस्तों, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 262 जो है ये इसमें जो है अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद हैं इनके निपटारे हेतु व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। ठीक है, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं तो इनको आप जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला नेशनल पार्क, बिल्कुल सरल सभी लोग जानते होंगे, जिम कॉर्बेट है और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी 1935 में। और देखिए दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब स्थापना हुई थी तो इसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदला गया 1957 में। ठीक है, और नाम किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो स्थापना होती है 1935 में, तब इसका नाम रहता है हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसका नाम बदला जाता है 1957 में और क्या रखा जाता है, जिम कॉर्बेट रखा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट की स्थापना किसके संरक्षण के लिए की गई थी, तो मुख्य रूप से बंगाल टाइगर्स के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, तो जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश किसी भी में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। और देखो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है हर साल, सभी लोग जानते होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर और कैपिटल ये तीनों पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कल ही एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था जिसमें सभी राज्यों के गवर्नर, वहाँ की कैपिटल और सीएम मैंने बताए थे, और उसके साथ में जो हमारे इंडिया में 8 यूटी हैं। ठीक है, तो 8 यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं और उपराज्यपाल हैं, इनको भी मैंने डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो के पलानीस्वामी हैं। यहाँ की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, संविधान के पिता सभी लोग जानते हैं डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो देखिए दोस्तों, जब नोटबंदी हुई थी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल। और ये भी पूछा गया था कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि ये विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, काला धन वापसी के उद्देश्य से वर्तमान करेंसी को बंद करके नई करेंसी छापी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद करके नई करेंसी छापी गई। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ से जो मुद्रा अवमूल्यन है इसको भी आपको समझना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो मुद्रा अवमूल्यन को ही डिमोनेटाइजेशन समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो मुद्रा अवमूल्यन है ये किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देश की मुद्राओं से कम कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, तो इससे निवेश और निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें कि इंटरनेशनल करेंसी क्या है, तो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। ठीक है, और अभी अगर हम इंडियन करेंसी से डॉलर को कंपेयर करें तो लगभग 74 रुपये का 1 डॉलर है। अब इसका जब अवमूल्यन किया जाएगा, ठीक है, तो 80 रुपये का 1 डॉलर हो जाएगा। इससे निवेश और निर्यात में वृद्धि होती है, इसलिए रुपए का अवमूल्यन किया जाता है, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक है, और अब तक भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। ये फैक्ट सीधा पूछा जाता है, अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, तो आप कहेंगे 3 बार हो चुका है। क्वेश्चन पूछा जाता है
पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब किया गया, तो आप कहेंगे 1949 में किया गया। दूसरी बार कब किया गया, तो 1966 में किया गया। और तीसरी बार कब किया गया, तो 1991 में किया गया। ये सारे फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था सासाराम बिहार में, और यहीं पर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, मकबरा भी कहाँ पर है, तो सासाराम बिहार में भी है, बिहार में ही है। मकबरा मोस्टली पूछा जाता है, लेकिन इस बार जन्म स्थल पूछा गया। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा गया था कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी जो है ये अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। और देखिए दोस्तों, भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए हम जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और 101 बार संविधान संशोधन करके भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू किया गया था, तो सबसे पहले फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला पूछा गया था, सबसे लंबी रोड सुरंग कौन सी है, तो अटल टनल जो है ये सबसे लंबी रोड सुरंग है। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद। और भारत में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया, तो मूल अधिकार लिए गए। आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, और रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पूछा गया था कि जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे अजोले। ठीक है, ये आंद्रे अजोले ये जो हैं ये यूनेस्को के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों, अध्यक्षों से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष उनका हेडक्वार्टर जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश सार्स में शामिल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सार्स जो है इसमें 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, 8 को आप याद कर लें, पहला अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो सार्स में ये 8 देश शामिल हैं। ठीक है, और सार्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना होती है 1985 में। इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल की राजधानी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो बीसी राय पुरस्कार है ये मेडिसिन यानी कि औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। जो बीसी राय हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय इनका पूरा नाम है। इनका जन्म होता है 1 जुलाई 1882 को, इसलिए हम 1 जुलाई को हर साल डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो दिवस की थीम भी पूछी जाती हैं, तो डॉक्टर दिवस जो है ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये जो बीसी राय पुरस्कार है ये डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, जो बीसी राय हैं ये फेमस डॉक्टर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये पश्चिम बंगाल के सीएम भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का हम पूरा ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे भारत रत्न जो है ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, वैसे ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हो। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत होती है 1991-1992 से, और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है शतरंज के ग्रैंड मास्टर कहे जाने वाले विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, और यदि हम बात करें इस साल की, इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 5 खिलाड़ियों को दिया गया। रोहित शर्मा ये क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु ये कौन है, तो ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखें, जो खिलाड़ी मैं बता रहा हूँ मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा एथलेटिक्स हैं, इनका क्षेत्र भी आपको याद रखना है।
और मनिका बत्रा ये कौन है, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है विनेश फोगाट, ये कौन है, तो ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। और रानी रामपाल जो हैं ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत होती है 2014 में, ठीक है। और 11 अक्टूबर 2014 को गांवों के विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको शॉर्ट में SAGY कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। और इसके तहत जो है देश के सभी सांसदों को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होता है। काफी अच्छी योजना है जो कि मोदी जी ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चूना पानी है इसको लाइम वाटर कहा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा गया था, तो CaOH का होल ट्वाइस जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो चूना पानी है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो ICC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ICC का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई में स्थित है। और ICC के बारे में हम डिटेल जान लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहा जाता है। ये जो ICC है ये पूरे संसार में क्रिकेट का आयोजन करवाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्रिकेट का विश्व स्तर का बोर्ड है, ठीक है। स्थापना कब होती है, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर में आपको बता चुका हूँ दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के अंदर स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है। ग्रेग बार्कले जो हैं ये न्यूजीलैंड के हैं, इनकी नियुक्ति जो है हाल ही में की गई है। तो अध्यक्ष को आप मोस्टली अच्छे से याद रखेंगे। और इसके वर्तमान में CEO कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो मनोज साहनी हैं, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बाबर के पिताजी कौन थे, तो उमर मिर्जा थे। और बाबर जो है इसने मुगल वंश की स्थापना करी थी, कब करी थी, तो 1526 में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फकीर विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1776 से 1777 के बीच में ये हुआ था फकीर विद्रोह। नेक्स्ट पूछा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से, तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये बनकर कब तैयार हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2018 में ये बन के तैयार हुआ था। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में ये स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर इसकी हाइट है। और इसके मूर्तिकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राम वी सूतार जो हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं, ठीक है। इसका लोकार्पण किया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो 31 अक्टूबर है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गूगल क्या है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, तो सर्च इंजन है गूगल, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1998 में होती है। हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया के अंदर स्थित है। और संस्थापक कौन है, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो है ये गूगल के संस्थापक हैं, ठीक है। तो पूछा गया था एक फैक्ट कि गूगल क्या है, हमने सभी फैक्ट बता दिए ताकि जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम होना है उनको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैं बिल्कुल बिना किसी बकवास के नॉन स्टॉप तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जब तक वीडियो जो है ज़्यादा फेमस नहीं होगा तब तक इस प्रकार के वीडियो बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो कुछ दिन के रहते हैं उसके बाद कोई नहीं देखता, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सभी ग्रुपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सांची के स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, तो देखिए दोस्तों 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और जो सांची के स्तूप हैं ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और इनका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, तो 1885 में की गई थी। और कांग्रेस से लगभग मैंने देखा है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 में और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. हुम जो है इसके संस्थापक थे। इनका पूरा नाम क्या होता है, तो एलन ऑक्टेवियन हुम जो है इनका पूरा नाम है। फर्स्ट जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, तो एनी बेसेंट बनाई गई थी।
और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला पूछा गया था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तमिलिसाई सुंदरराजन जो है ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। राजधानी क्या है, हैदराबाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जापान के प्रधानमंत्री पूछे गए थे, तो योशिहिदे सुगा जो है ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है, टोक्यो है। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो एन जो है ये जापान की करेंसी है। करेंसी भी पूछी गई हैं कुछ शिफ्टों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन कहे जाते हैं। ठीक है, और लॉर्ड रिपन जो हैं यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके शासनकाल में जो फेमस कार्य हुए हैं वो हम देख लेते हैं। बनारकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882 में हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में। ठीक है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है ये लागू किया गया था 1881 में। प्रथम नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, इन्हीं के शासनकाल में। ये भी पूछा गया था, ठीक है, कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। और एल्बर्ट विल विवाद जो है ये 1883 में। और अकाल संहिता की स्थापना 1883 में की थी, इन्हीं के शासनकाल में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, मुख्यमंत्री और गवर्नर हमेशा पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्टों में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन है। यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, तो 1665 में की थी। और देखो दोस्तों, जो कोशिका है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एवं श्यान नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बिल्कुल सरल, विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको थायमीन भी कहा जाता है। इब्न बतूता जो है किस देश से आया था, तो मोरक्को देश से आया था इब्न बतूता। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण जो पीतल है इसका रंग फीका हो जाता है, तो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की उपस्थिति के कारण जो पीतल है इसका रंग फीका हो जाता है। ठीक है, पीतल एक मिश्र धातु है और पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप ऐसा याद रखें, पिताजी। ठीक है, पीतल जो है पी माने पीतल और ता माने तांबा और जी माने जस्ता। ठीक है, तो ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था एक अनुच्छेद की, कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 48 है। ठीक है, अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा एवं गायों, बछड़ों तथा अन्य पशुओं के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 48 में। ठीक है, पुस्तिकाएं पूछी जा रही हैं, जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो पूछी जा रही हैं। गीत गोविंद के लेखक पूछे गए थे, कौन है, जयदेव हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जातक कथाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो पाइथन है ये पूछा गया था, ये क्या है, तो पाइथन जो है ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर के मैं ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो को, चाहे वो कंप्यूटर को, विज्ञान को, करंट अफेयर्स का, किसी भी सब्जेक्ट का हो, बिल्कुल डिटेल में समझाता हूं। तो यदि आप 4 वीडियो देखते हैं तो वहां से आपके लगभग 500 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जरूर देख लें। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने कंप्यूटर की, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। या फिर पूरा चैनल विजिट करें, विजिट करना सीखें, चैनल में कौन कैसा पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने का तरीका क्या है। यदि अच्छा लग रहा है तो देखें, अदरवाइज उसको कभी ना देखें। ठीक है, तो इंटेल i9 क्या है,
तो देखिए दोस्तों, जो इंटेल i9 है ये प्रोसेसर है, ठीक है, लेटेस्ट प्रोसेसर है कंप्यूटर का इंटेल i9, ठीक है। एस्की का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो जो एस्की है इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछे जा रहे हैं। राक्षस ताल झील पूछी गई थी, कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। दाब का एसआई मात्रक पूछा गया था, क्या है, पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। पूछा गया था कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली के अंदर है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। यूआरएल का भी पूछा जा चुका है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पूछा गया था कि चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था, तो जो चंद्रयान 2 है इसको GSLV-M के 3rd M1 इस व्हीकल के माध्यम से लॉन्च किया गया था। और आपको फैक्ट याद रखना है कि जो चंद्रयान 2 है इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। लॉन्चिंग डेट और लॉन्चिंग प्लेस, ठीक है, और लॉन्चिंग व्हीकल, ये तीनों फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। आपकी अगली शिफ्ट में आपको 1 नंबर दिला सकता है। PMKVY का फुल फॉर्म पूछा गया था, कितना सरल, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। शुरुआत किसने की थी इस योजना की, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 से, ठीक है। डेट आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2022 तक 40 करोड़ भारतीयों को ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। कब तक, 2022 को, कितने व्यक्तियों को, तो 40 करोड़ व्यक्तियों को ट्रेनिंग देना इस योजना का लक्ष्य है, ताकि जो व्यक्ति हैं वो अपना रोजगार आसानी से शुरू कर सकें और जॉब पा सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, पूछा गया था कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर, ठीक है। और जो इनका आयोजन कब किया जाएगा, तो 2021 में किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपसे अगली शिफ्ट में पूछा जाए कि 33वां वर्जन कब होगा ओलंपिक खेलों का, तो ये होगा 2024 में। और ये कहाँ पर होगा, तो ये पेरिस फ्रांस के अंदर होगा। यदि आपसे 34वां वर्जन पूछा जाए तो ये कब होगा, ये होगा 2028 में। और कहाँ पर होगा, तो लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर होगा, ठीक है। यदि इसके पहले 32वें के पहले पूछा जाए कि 31वां वर्जन कहाँ पर हुआ था 2016 में, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, ठीक है। और पहला संस्करण कब होता है ओलंपिक खेलों का, तो ये 1896 में होता है और यूनान की राजधानी एथेंस में आयोजित हुआ था पहला संस्करण। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इतने फैक्ट कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं मेहनत करता हूं, इसीलिए वीडियो लेट आता है। ऐसा नहीं कि शिफ्ट खत्म हुई नहीं कि लोगों ने बना दिया कि ये पूछा गया है, ऐसा नहीं है। मैं एनालिसिस करता हूं, जो स्टूडेंट हैं वो मुझे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है। मैं खुद देखता हूँ, रिव्यू देखता हूँ बच्चों के, उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, उनकी डिटेल बनाता हूँ। टाइम लगता है, फेक वीडियो नहीं है, फेक क्वेश्चन नहीं है, रियल क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। और जो फैक्ट हैं ये ऐसे ही तैयार नहीं किए गए, मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं। आपको नंबर जरूर दिलाएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये 1648 में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल की नींव रखी गई थी 1632 में और ये 1648 में बनकर तैयार हुआ था। निर्माण किसने किया था ताजमहल का, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। बल का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब होती है, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत होती है। दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू हुआ, ये पूछा गया था, तो 1961 में ये लागू हुआ था, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक पूछे गए थे, तो मार्क जुकरबर्ग जो हैं ये फेसबुक के संस्थापक हैं, ठीक है। सभी लोग दिन रात यूज करते हैं ना, तो संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, याद रखना है, ठीक है। जो स्टीव जॉब्स हैं ये एप्पल के संस्थापक हैं और जो जेफ बेजोस हैं ये अमेजन के संस्थापक हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन काफी प्यारा था, व्यवगत सिद्धांत की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1848 में, ठीक है। जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने जो है विलय नीति, ठीक है, और इसको ही क्या कहा जाता है, तो इसको ही कहा जाता है व्यवगत सिद्धांत, या फिर इसको ही कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, की शुरुआत की थी, कब की थी, 1848 में, ठीक है।
और यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विलय नीति के तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था। तो सबसे पहले मिलाया गया था संतारा को, ठीक है। कब मिलाया गया था? तो 1848 में ही मिलाया गया था। इसके बाद जैतपुरा और संबलपुर को 1849 में, और इसके बाद उदयपुर को 1852 में, इसके बाद झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, आदि को कंपनी में मिला लिया गया, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मिलाया था संतारा को, ये पूछा जाता है। और यदि एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो इन 4-5 में से कोई भी पूछा जा सकता है कि ये रजवाड़ा कब जो है कंपनी में विलय हुआ था। जैसे उदयपुर पूछ ले तो ये 1852 में हुआ था, ठीक है। इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया था, और इसमें जो 1857 की क्रांति है, ठीक है, तो जो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, तो 1857 की क्रांति के कई कारण हैं, ठीक है। तो उन कारणों में से विलय नीति भी एक प्रमुख कारण बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो केरला है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य यदि अब आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? तो वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पुस्तकें हमेशा पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। और आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? तो भारत में जो आर्थिक नीति है ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय है ये जो है ये सीधे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम होता है फिक्स वेंगेलेसिस, ठीक है। फिक्स वेंगेलेसिस इसका फुल फॉर्म होता है। OLED का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो LED का सभी लोग जानते हैं लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। इसमें O जुड़ा है तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जो है ये OLED का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत वन है? तो कुल क्षेत्रफल के 24.56% एरिया में भारत में वन फैले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटोमोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कीटों के अध्ययन को कहा जाता है इंटोमोलॉजी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना पूछी गई थी तो लाला हरदयाल ने की थी। और गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कितने देशों के पास वीटो पावर है? तो देखिए दोस्तों 4 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। चाइना, अमेरिका, फ्रांस और यूके, ठीक है। इन 4 देशों के पास जो है ये वीटो पावर है, ठीक है। मीथेन का सूत्र बिल्कुल सरल CH4। नेक्स्ट पूछा गया था कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ठीक है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने 4-5 लेक्चर कंप्यूटर के बनाए हुए हैं ये पूरा मैंने जो मेमोरी मेजरमेंट है इसका पूरा स्ट्रक्चर बताया है, ठीक है। और कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं अभी तक जो पूछे गए हैं मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी इन 4 वीडियो में वो सभी क्वेश्चन हैं इंक्लूड, ठीक है। कहीं ना कहीं तो वीडियो आप देखें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बिल्कुल डिटेल में मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं। उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है, ठीक है। और कमला हैरिस जो है ये भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 है इसमें अपने देश भारत के पासपोर्ट को 84वां स्थान मिला है, ठीक है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट है? तो जो जापान का पासपोर्ट है इसको पहला स्थान मिला है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ये किसी भी देश में पासपोर्ट की पावर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत रहा है 4थे स्थान पर, ठीक है। जो एशिया पावर इंडेक्स है ये लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चाइना, तीसरे स्थान पर रहा है जापान और चौथे स्थान पर रहा है अपना देश भारत, ठीक है। तो आपको ये चारों याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि 29 और 30 तारीख को पूछे गए थे, ठीक है। 29 और 30 तारीख को पूछे गए थे। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि ये 75 क्वेश्चन इसको मान के चले ये तो पूछे ही गए थे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फैक्ट कितने बताए उनको तो काउंट करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कम समय में, ऐसा नहीं कि ये अगर कोई 75 क्वेश्चन बड़े बड़े चैनल वाले पढ़ाएंगे और इतने फैक्ट बताएंगे तो ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे का रहेगा। मैंने खुद नोटिस किया है, मैंने खुद कभी ना कभी तैयारी की है, और आज भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो आके ये करते हैं मोटिवेशनल लाइन, ये लाइन वो लाइन। अरे भैया, अभी बच्चे खुद अंदर से इतने मोटिवेट हैं कि उनको किसी भी तरह की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनका सिर्फ फटा जा रहा है, उनको पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कम समय में पढ़ना है। तो मैंने कम समय में ही आपको पढ़ाया है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को फैला दें, मचा दें, ठीक है, बता दें सबको फ्री एजुकेशन पे इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, मैं बार बार बोलता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी प्रकार के वीडियो मैं बार बार बनाता रहता हूँ, प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। स्क्रीन पर अभी 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।